ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ काफ़ी डिटेल में देखा था। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके रिलेटेड हम लोगों ने दो सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी देखे, ठीक है। और ये जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, ओके, तो उसमें हम लोगों ने कुछ स्टेप्स देखे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसको स्टार्ट करते हो सॉल्व करने के लिए, तो आप एज्यूम करते हो कि कोई पर्टिकुलर ब्रांच में, ओके, कोई पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रहा है। जैसे आप अगर ये देख सकते हो, दिस इज योर वॉट, ओके, ब्रांच ए बी। तो इसमें उन लोगों ने आई वन कैसा एज्यूम किया है, आई वन इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि सपोज आई वन का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, लेट अस से आई वन जो है अगर 2 एम्पियर आता है, +2 एम्पियर, इसका मतलब है आपने जो आई वन का डायरेक्शन कंसिडर किया है, मैग्नीट्यूड तो उसका सही है ही, ओके, 100% सही है उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आई वन +2 एम्पियर आ रहा है तो वो पॉजिटिव साइन क्या बताएगा कि आपने जो डायरेक्शन कंसिडर किया आई वन का वो बी टू ए है, ठीक है। लेकिन ऐसा समझ लो आप न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करते हो और आई वन का जो वैल्यू है इट कम्स टू बी -2 एम्पियर। तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड सही है, लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आई वन है जो आपने कंसिडर किया इट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, बट रियल में आई वन कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी। तो एक बात ध्यान में रखना है आप लोगों ने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ओके, लास्ट लेक्चर में। जैसे अगर आप ये न्यूमेरिकल देखोगे, इसमें आई टू का वैल्यू क्या आ रहा है, -0.5 एम्पियर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट व्हाट, I2 करंट फ्लोज फ्रॉम F टू C, ओके। अब अगर हम लोग इसका डायग्राम चेक करेंगे, ओके, तो इसमें उन्होंने I2 कैसे कंसिडर किया हुआ है, ओके। सी यू कैन सी I2 इज फ्लोइंग फ्रॉम C टू F, ऐसा डायग्राम बनाते वक्त उन लोगों ने एजम्पशन लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन रियल में जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो I2 का वैल्यू क्या आता है आपका, -0.5 एम्पियर आता है। और वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि I2 इज फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। आपने सी टू एफ लिया हुआ है बट रियल में कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम एफ टू सी, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ, बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके, आज हम लोग एक और कंसेप्ट देखने वाले हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस कंसेप्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके। तो सबसे पहले सॉरी, मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ओके। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ। सो व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर एक व्हीटस्टोन नेटवर्क जो बोलते हैं हम लोग, ओके। व्हीटस्टोन नेटवर्क इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस which are, okay, connected in such a way that they are forming what, they are forming a quadrilateral, okay। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस हैं, P Q R S, ठीक है। ये जो 4 रेजिस्टेंसेस है ये हम लोगों ने कैसे लगाए हुए कि वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल है क्या, 4 साइडेड फिगर, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, तो आप बोलोगे सर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कौन से हैं, तो पहला वाला डायगोनल है BD। तो एक जो डायगोनल है वो डायगोनल के बीच में हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया हुआ है, अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। सॉरी, गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मैं जब बोलता हूँ कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब क्या, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इट इज एबल टू मेजर, ओके, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द करंट। और अगर मेजर नहीं कर सक रहा है तो मेजर की जगह पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज एबल टू सेंस इवन इफ अ स्मॉलेस्ट, ओके, ऑर्डर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी करंट अगर, ओके, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी रहा तो भी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, ओके, उसका फंक्शन ये नहीं है कि वो करंट मेजर करेगा, मेजर कर भी सकता है, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पे उसका फंक्शन क्या है, टू डिटेक्ट, ओके, और टू से देयर इज नो करंट फ्लोइंग। यानी अगर थोड़ा भी अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ओके, आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, जीरो डिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, ओके। तो जो एक डायगोनल है P एंड D, उसके बीच में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया, और जो एक डायगोनल है बिटवीन पॉइंट A एंड C, उसके बीच में हम लोगों ने EMF सोर्स लगाया हुआ है। तो ये क्या है, दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। यस, अब व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम लोग पढ़ेंगे, ओके, तो
हम लोग इसका एक कंडीशन सीखेंगे विच इज कॉल्ड एज व्हाट, बैलेंस कंडीशन। और वो बैलेंस कंडीशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस। ओके, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, फॉर अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट एंड द सिलेक्शन, यानी आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर चलो पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं, फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ पी क्यू आर एस। यानी हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस इस तरह से सिलेक्ट किया है और बाद में उसको व्हीटस्टोन नेटवर्क में इस तरह से अरेंज किया हुआ है, ओके, और कनेक्ट किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि जो IG का वैल्यू है, IG यानी क्या, द करंट विच इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये IG का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स 0। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बैलेंस कंडीशन। अब ये बैलेंस कंडीशन में हमें आगे कौन सी कंडीशन मिलती है वो हमें समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू इज, हम लोग इसको एकदम बेसिकली स्टार्टिंग से देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अब जो इसमें स्टार्टिंग का पैराग्राफ है ना, ओके, उसमें बेसिकली उन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है तो वो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ओके, या डिस्प्लेसमेंट हो गया, लिक्विड लेवल हो गया, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल, ये सब क्या है, तो हम लोग वो आगे, या फिर आप जैसे इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप वहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस देखोगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल, ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल एटसेट्रा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओके, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि अगर मैं टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज करता हूँ, मैं बोलूँगा अगर सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो अगर कंडक्टर इंसुलेटेड नहीं है, ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं इन द केस ऑफ थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर्स क्या है, हम लोग बोलते हैं दीज आर द रेजिस्टर्स, ओके, विच आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। कैसे, तो हम लोग ये बोलते हैं, पहले बात तो ये समझ लो आप कि अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो सराउंडिंग का, तो जो रेजिस्टर है उसका भी टेम्परेचर चेंज होता है, डेफिनेटली वो भी बढ़ेगा। ओके, वो जब बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं, ओके, देयर आर सर्टेन रेजिस्टर्स, ओके, विच हैव, ओके, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उनका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ओके, और ये क्यों बढ़ता है, तो हम लोग बोलते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं इन कंडक्टर्स। और जब थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, जब वो कंडक्ट करना चालू करते हैं, ओके, तो जब वो एक साथ ड्रिफ्ट होना चालू होते हैं तो ये थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ एटम क्या करते हैं, उनको अपोज करते हैं। ये आपको आ रहा है समझ में, तो बेसिकली ये बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एंड जब थर्मल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं, ओके, हम लोग बोलते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एनीवे, जैसे टेम्परेचर है वैसे हम लोग बोलते हैं और भी कुछ पैरामीटर्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लिक्विड लेवल हो गया। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये सब पैरामीटर्स रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करते हैं, ओके, तो ये अभी हमें इतना डिटेल में नहीं सीखना है। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, विल मूव टू द, ओके, नेक्स्ट पार्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो आपको ये ध्यान में रखना है टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल एटसेट्रा। और आपको एक बात बता दूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, यस, इसको बस एक स्टेटमेंट करके ध्यान में रखो, डेफिनेटली ये टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एम क्या है, वी हैव टू कंप्लीट व्हाट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमारा फोकस उसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, एनीवे, so we say resistance depend on all these parameters, therefore measurement of these properties is possible by measuring the resistance। तो अगर मैं रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ, ओके, या चेंज इन रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये भी मेजर कर सकता हूँ कि कितना चेंज इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने थर्मिस्टर्स बोला है, थर्मिस्टर में जब चेंज इन टेम्परेचर होता है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में
जो थर्मिस्टर कनेक्ट किया हुआ है उसका करंट मेजर करते हैं। इफ देयर इज सम चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट, ओके, तो हम लोग बोलते हैं डेफिनेटली देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। ओके, इफ देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, डेफिनेटली देयर इज चेंज इन वैल्यू ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा समझ लो, इन अ गिवन सर्किट फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट का वैल्यू कम हो गया, अब करंट का वैल्यू कम हो गया इसका मतलब क्या, तो हम लोग बोलेंगे फॉर अ गिवन वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, आई का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ है, रेजिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक बेसिकली क्या रहता है, ओके, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, ओके, जो ये मेजर करता है कि करंट का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है। एंड डायरेक्टली हम लोग इससे ये कैलकुलेट कर पाते हैं, ओके, कि हाउ मच देयर इज चेंज इन रेजिस्टेंस and how much there is actual change in temperature which is causing the change in resistance. Okay, yes, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया, this is called as thermistor, this is resistance based thermometer, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, yes. Therefore measurement of these properties is possible by measuring the resistance. Measurable values of resistance vary from few milliohms, milliohms है हम लोग बोलेंगे उसका ऑर्डर होगा 10⁻³ ohms to hundreds of mega ohms. Okay, mega ohms यानी कितना, 10⁻⁶ ohms. Okay, a few milliohms to hundreds of mega ohms depending upon the resistance range. Okay, milliohm to tens of ohms. Okay, tens of ohms to hundreds of ohms. Okay, hundreds of ohm to mega ohm, etc. Various methods are used for resistance measurement. ये ने आपको कितना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करना है, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस मेथड्स जिससे हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ओके, ऐसा एक मेथड और ऐसा एक टेक्निक, ओके, जो मेजरमेंट के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन नेटवर्क भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखो। व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड व्हीटस्टोन ब्रिज ये वन एंड द सेम है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इन द रेंज फ्रॉम टेंस ऑफ ओम्स टू द हंड्रेड्स ऑफ ओम्स। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि 10 ओम से लेके, ओके, 100 या 1000 ओम्स तक भी हम लोग क्या है, ओके, वी कैन एक्चुअली मेजर यूजिंग व्हाट, व्हीटस्टोन नेटवर्क। अभी आप बोलोगे सर ये कौन सा रेजिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। अभी आप पूछोगे अननोन रेजिस्टेंस इन्हें क्या, तो इमेजिन करो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ओके, सिंपली अ पीस ऑफ वायर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। जो भी हम लोग बोलेंगे a device or a conductor which opposes the flow of current is called as what, resistance. तो हर एक कंडक्टर में खुद का क्या रहता है, एक बेसिक रेजिस्टेंस रहता है। तो अगर आप देखोगे देयर आर कॉइल टाइप रेजिस्टेंस, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर रहते हैं। तो ओवरऑल हम लोग बोलते हैं कि फॉर अ गिवन स्मॉल, ओके, स्पेस देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह से रहते हैं ये, यानी काफी छोटी जगह में n नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल टाइप रेजिस्टर। ओके, ये जो कॉइल टाइप रेजिस्टर है, सपोज इसका वैल्यू अगर मुझे मेजर करना है तो उसका वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, यूजिंग व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज। सो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया है, ओके, दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। मेन पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड to measure resistance in the range from 10 to hundreds of ohms. Okay, yes. अब ये कैसे होता है तो वो हमें देखना है। Okay, the Wheatstone bridge was originally developed by Charles Wheatstone to measure the value of unknown resistances. Okay, it is also used for calibrating measuring instruments, voltmeters, ammeters. Okay, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका एक और हम लोग बोलते हैं यूज है, ओके, कि जो भी हम लोग बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे एममीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। अब जो आगे के टॉपिक से उसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या होता है, एंड गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एममीटर में एंड वोल्ट मीटर में। ओके, यस, सो गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिंग डिवाइस which can be converted into voltmeter also and which can be converted into ammeter also. Okay, yes, anyway, तो इसका कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या, तो आप देखते होगे कि स्केल रहती है,
वोल्ट मीटर पे, एम मीटर पे। तो जब वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है पॉइंटर, जो एल्यूमिनियम पॉइंटर रहता है, वो जब डिफ्लेक्शन दिखाता है आपको, तो लेट अस से वो कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके, कुछ अमाउंट से डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ एंगल से, तो वो उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ करंट या इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैलिब्रेशन। ये नहीं, लेट अस से अगर वो 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 30 डिग्री क्या बता रहा है कि करंट का वैल्यू जो है वो 0 से मे बी 30 एम्पियर तक गया है, इसका मतलब 1 डिग्री क्या हुआ, 1 एम्पियर। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोसेस ऑफ कैलिब्रेशन। यानी आप स्केल के ऊपर मार्किंग्स क्या करते हो, ओके, डाल सकते हो वहां पे, ओके। एनीवे, अब इसका एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस पहले से किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected to form a quadrilateral ABCD as shown in the figure, ठीक है। A battery of EMF E along with a key is connected between points A and C such that point A is at higher potential with respect to point C. A galvanometer of internal resistance G is connected between point B and point D. Okay, yes. तो ये वाला डायग्राम जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था वही बताया हुआ है। ये 4 रेजिस्टेंसेस है PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। इसमें जो डायगोनल के पॉइंट्स है वो कौन से है, ए एन सी में हम लोगों ने पॉइंट ए जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया हुआ है या सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट किया हुआ है, एंड पॉइंट सी जो है उसको सेल के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। इसको आप ईएमएफ सोर्स भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ई का सिंबल दिया है। और मैं आपको बोलूंगा कि ये जो एप्सिलॉन का सिंबल है, ये जो आप देख रहे हो ना कर्सर के पास जो है, दैट इज सिंबल ऑफ एप्सिलॉन। अगर आप वहां पे ई भी यूज करते हो, कैपिटल ई, तो भी चलेगा, ओके, ये बात ध्यान में रखिए। और जो दूसरा डायगोनल है BD, तो जो पॉइंट बी एंड डी है उसके बीच में क्या कनेक्ट किया हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ठीक है, यस। अब हम लोग क्या बोलेंगे, a galvanometer of internal resistance G is connected between point B and D. When the key is closed, current I flows through the circuit and it divides into I1 and I2 at point A, okay. I1 is the current that flows through P, I2 is the current that flows through S. Current I1 gets divided at point B, okay. अब इसका मतलब क्या है, तो वो मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम में ही बता देता हूँ, ठीक है, यस। ये डायग्राम भी हम लोग बनाने वाले हैं और इसके सब प्रॉपर इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ निकालने वाले। आप लोगों ने इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहली बात ये समझ लो कि जो ईएमएफ सोर्स है उससे करंट आए क्या होगा, फ्लो होगा। इसको मैं और बड़ा करता हूँ, ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा है। जो ईएमएफ सोर्स है वो करंट आए क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। पॉइंट ए पे ये जो करंट आई है वो स्प्लिट हो जाता है एज I1 एंड I2। I1 जो है वो रेजिस्टेंस P में से जाता है एंड I2 जो है वो रेजिस्टेंस S में से जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वो इस तरह से स्प्लिट होगा, ठीक है। हाँ, आगे लेकिन करंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव आ रहा है कोई भी पर्टिकुलर करंट का, फॉर एग्जांपल I1 अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या कि हम लोगों ने I1 का डायरेक्शन बराबर सिलेक्ट किया, लेकिन I1 अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या कि I1 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बट फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, पॉइंट ए इज अ जंक्शन वेयर करंट स्प्लिट्स अप एज I1 एंड I2। I1 जो है वो रेजिस्टेंस P में से पास होगा, वो पॉइंट B पे जाता है। पॉइंट B विल ऑल्सो एक्ट एज व्हाट, जंक्शन। अगर आप पूछोगे सर पॉइंट B जो है, ओके, वहां पे कितने ब्रांचेस है, मैं बोलूंगा ब्रांचेस आप कभी भी, ओके, 2 जंक्शंस के बीच में मेजर करते हो या 2 जंक्शंस के बीच में आप काउंट करते हो, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जंक्शंस कितने हैं। जंक्शन B ये एक जंक्शन है, जंक्शन या पॉइंट ए इज ऑल्सो अ जंक्शन, पॉइंट डी इज ऑल्सो जंक्शन, पॉइंट सी इज ऑल्सो जंक्शन। मैं बोलूंगा बी एंड ए ये 2 जंक्शन हुए, इनके बीच में ये जो हम लोगों ने कनेक्टेड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है थ्रू अ वायर, ओके, या विद द हेल्प ऑफ अ वायर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ये जो पूरा जो है ना ए बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ ब्रांच। सिमिलरली बी डी इज ऑल्सो अ ब्रांच एंड बी सी इज ऑल्सो अ ब्रांच। तो जो करंट I1 रेजिस्टेंस P में से फ्लो हो रहा है वो जंक्शन B पे डिवाइड हो जाता है, और जंक्शन B पे जब वो डिवाइड होगा तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ करंट जो है इट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर
ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, कैपिटल जी। क्या बोला हुआ है, कैपिटल जी। तो ध्यान से सुनना है, I1 जो है, I1 पॉइंट बी पे आता है और वहां पे स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट होता है, एज IG, और जो रिमेनिंग करंट रहेगा तो वो क्या रहेगा, इट विल बी I1 माइनस IG। देखो पॉइंट बी पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। पॉइंट बी तक कौन सा करंट आ रहा है, I1। उसमें से IG जो है वो गैल्वेनोमीटर में से गया, तो बचेगा कितना करंट, I1 माइनस IG। ऐसे इमेजिन करो कि 5 एम्पियर करंट जो है वो पॉइंट बी तक आ रहा है। पॉइंट बी पे 5 एम्पियर आ रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ 2 एम्पियर पास हो रहा है। तो बाकी का 3 एम्पियर कहां से पास होगा, 2BC। ये आपको आ रहा है समझ में, वो कैसे निकाला आपने, तो 5 माइनस 2, 5 एम्पियर जो था, ओके, दैट वाज करंट विच वाज फ्लोइंग इनसाइड। 2 एम्पियर जो है दैट वाज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 5 माइनस 2, दैट इज गोइंग टू बी 3 एम्पियर। और वो जो 3 एम्पियर का जो करंट है दैट विल बी बिटवीन वॉट, बी एंड सी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो वो 3 एम्पियर कैसे निकाला हम लोगों ने, 5 माइनस 2, वही उन्होंने यहाँ पे बताया हमें। ये जो करंट रहेगा इट विल बी I1 माइनस IG। यहाँ तक क्लियर है। अब ये I1 माइनस IG जो है, ओके, वो पॉइंट सी पे आएगा, ओके, यस। और हम लोग बोलेंगे पॉइंट डी पे क्या होने वाला है, I2 और IG यूनाइट हो जाएंगे पॉइंट डी पे, और पॉइंट डी से पॉइंट सी तक जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी वॉट, I2 प्लस IG। ये आपको आ रहा है समझ में, I2 प्लस IG। और पॉइंट सी पे क्या होगा फिर, पॉइंट सी पे भी दो करंट आ रहे हैं, यानी पॉइंट सी यानी जंक्शन सी पे, ओके, दो इनवर्ट करंट्स हैं, यानी अंदर के तरफ जंक्शन में जो करंट आ रहे हैं वो दो है। एक करंट है I1 माइनस IG, और दूसरा करंट जो है वो है I2 प्लस IG। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG, तो माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट सी से जो करंट फ्लो होगा वो रहेगा I1 प्लस I2। लेकिन I1 प्लस I2 क्या है, दैट इज योर ओरिजिनल करंट आई। तो पॉइंट सी से वापस कौन सा करंट फ्लो होगा, दैट विल बी द ओरिजिनल करंट आई विच द ईएमएफ सोर्स ई हैज सप्लाइड। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझा है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, ओके। तो ये हमारे 4 रेजिस्टेंसेस है, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे हम लोग। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको जी बोला हुआ है हम लोगों ने, ठीक है, यस। यहाँ पे हम लोगों ने ईएमएफ सोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, यस। इसको मैं ईएमएफ सोर्स ई बोल देता हूँ। ये जो ईएमएफ सोर्स कन्वेंशनल करंट सेंड करने वाला है दैट इज गोइंग टू बी आई, ठीक है। अब मैं डायग्राम बस एक बार इसलिए रिफर करता हूँ, मुझे प्रॉपर नेमिंग करना है। तो ये है आपका ABCD, ठीक है, यस। ये हो गया आपका, दिस इज ABC, दिस इज D, ठीक है। ये ABCD जो है, ओके, उसके साथ फिर हम लोग बोलेंगे जो रेजिस्टेंस है वो आपके PQRS है। तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या, ठीक है। और एक और एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने दिखाना चाहिए था उसको, वो भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग एक प्लग की दिखा देंगे। तो जैसे ही प्लग की इंसर्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे ईएमएफ सोर्स जो है इट विल स्टार्ट सेंडिंग करंट आई। दिस करंट आई विल गेट स्प्लिट एज I1 एंड I2। टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं देख लेता हूँ कि नेमिंग सही कर रहा हूँ क्या, ठीक है। चलो अभी मैं आपको यहाँ पे वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 3 ओवरऑल अगर आप देखोगे 4 जंक्शन है, A B C और D, ठीक है। अब सिर्फ आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, ओके, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, एट जंक्शन A,
हम लोग बोलेंगे जो मेन करंट आई है वो अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर की तरफ जाने वाले कौन से करंट है, I1 एंड I2. So at junction A, summation of all the currents is equal to what? Zero. This is by Kirchhoff's current law. मुझे मिलेगा यहाँ पे I is equal to what? I1 plus I2. This is our equation number 1. At junction B, I1 जो है वो split हो जाएगा. Okay? कैसे split होगा? So let us say this will be IG and this will be I1 dash. अभी आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में I1 dash यूज नहीं किया हुआ है. आते हैं हम लोग, उस पर भी आते हैं. ओके, टेंशन नहीं लेना है. तो मैं बोलूंगा एट जंक्शन बी अगेन समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0. ओके, तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या? तो मैं बोलूंगा कि जो जंक्शन बी पे करंट अंदर की तरफ आ रहा है वो I1 है, लेकिन जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है IG, और जो B से C की तरफ जा रहा है वो I1 डैश है. ओके, मैंने बस इस तरह से नेम कर दिया I1 डैश. ओके, इट इज इक्वल टू वॉट? 0. अब इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा I1 माइनस IG इज इक्वल टू वॉट? I1 डैश. और यू कैन से I1 डैश इज इक्वल टू वॉट? I1 माइनस IG. वही आपके टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है. ये जो करंट है उसको उन्होंने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया है, दिस इज I1 माइनस IG. ये आपको आया समझ में? ठीक है, यस, यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है, एनीवे, अब हम लोग बोलेंगे कि ये करंट IG गैलोनोमीटर में से फ्लो होगा और किसको यूनाइट होगा? ओके, तो I2 को यूनाइट होगा. तो क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं कि A से D I2 फ्लो हो रहा है, B से D IG फ्लो हो रहा है, तो D से C क्या होगा? तो मैं बोलूंगा I2 एंड IG यूनाइट हो जाएगा और D से C जो फ्लो होगा, लेटर से उसको मैं बोल देता हूँ I2 डैश, विच इज नथिंग बट इक्वल टू I2 प्लस IG. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है. मैं अभी वापस किरचॉफ्स करंट लॉ नहीं लगा रहा हूँ. ओके, अभी ये आई होप यू आर यूज टू इट. ओके, एकदम सिंपल है. I2 और IG यूनाइट होगा एंड D से क्या होगा? एग्जिट करेगा वो टूवर्ड्स व्हाट? C. ये आपको आ रहा है समझ में? अच्छा, एट पॉइंट C हम लोग क्या बोलेंगे? ये इक्वेशन बताना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. एट जंक्शन C हम लोग बोलेंगे लेटर से जो करंट बाहर निकलेगा जंक्शन C से वो I डैश है. तो मैंने I डैश बोल दिया. तो आप बोलोगे सर जो करंट जंक्शन C पे ओके अंदर आ रहा है, एक है I1 डैश, एक है I2 डैश, लेकिन जो बाहर जा रहा है वो है I डैश. सो सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू व्हाट? 0. किरचॉफ्स करंट लॉ. तो ये लॉजिक से मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने I डैश को RHS पे ले लिया, I1 डैश प्लस I2 डैश इज इक्वल टू I डैश. I डैश इज नथिंग बट इक्वल टू I1 डैश. I1 डैश का वैल्यू क्या है? इट इज, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, I1 माइनस IG, एंड I2 डैश का जो वैल्यू है दैट इज I2 प्लस IG. ठीक है, अब आप इसमें चेक करोगे माइनस IG प्लस IG क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बचेगा I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I डैश. बट बेसिकली I1 plus I2 is equal to what? I. So can I say I dash is nothing but equal to I? This is from equation 1. Hence we'll say ये जो I dash है it is nothing but equal to I, यानी सेम करंट जो यहाँ के पॉजिटिव से निकल रहा है, ओके, पॉइंट C से वापस सेम करंट क्या होगा? फ्लो होगा, जिसका वैल्यू रहेगा I. आई होप यहाँ तक क्लियर है. ओके, अब इसके बाद ओके हम लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट. ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे लूप्स दिखेंगे. वो लूप्स में हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है, यस. तो अभी आप लोगों ने ये क्या करना है? अच्छे से लिख लेना है. ठीक है, तब तक हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे. मैं इसको नॉर्मल साइज में कर लेता हूँ वापस. ओके, सो एनीवे, अभी उन्होंने बोला हुआ है कंसिडर लूप ABDA applying Kirchhoff's voltage law in clockwise sense, okay, as shown in the figure, we'll get. okay, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा लूप लेना है? तो अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए मैं क्या करता हूँ ना,
रेड कलर यूज करता हूँ, इन्हें आपको क्लियर रहेगा। पहला वाला जो लूप हम लोग कंसिडर करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे लूप दिखेंगे आपको, आप बोलोगे सर एक लूप दिख रहा है ए बी सी के ई ए, ये एक बड़ा वाला लूप दिख रहा है, देखो सर बराबर है। एक लूप दिख रहा है ये वाला नीचे वाला ए डी सी के ई ए, बराबर है। फिर एक लूप दिख रहा है ए बी सी डी ए, एक लूप आपको ये भी दिखेगा ए बी डी ए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दो सबसे छोटे लूप्स है ना वो पहले सिलेक्ट करेंगे। क्यों, तो ये आपको समझ में आएगा। ओके, इसलिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ पे हमको क्या करना है ना, ये जो रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस है इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो मैं ऐसा लूप सिलेक्ट करूंगा, ओके, जिसमें ये भी रेजिस्टेंस हो और ये वाला भी रेजिस्टेंस हो कैपिटल जी, या गैल्वेनोमीटर भी हो। तो मुझे यहाँ पे तीन लूप ऐसे दिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला लूप ये है ए बी सी डी ए, जिसमें चारों रेजिस्टेंसेस है। फिर एक लूप ये है जिसमें है ए बी डी ए, जिसमें ये दो रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर है, यानी पी एंड एस है प्लस यू हैव गैल्वेनोमीटर। और एक और लूप दिख रहा है बी सी डी बी, जिसमें क्यू एंड आर है प्लस गैल्वेनोमीटर है। तो सबसे पहले मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, ओके, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, हम लोग बोलेंगे इन लूप ए बी टी ए। ओके, अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, तो आप बोलोगे समीशन आई आर प्लस समीशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0। लकीली ए बी डी ए में कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है। ईएमएफ का कोई सोर्स है क्या, कोई सेल कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो आपको ध्यान किस पे देना है, सिर्फ ओके समीशन आई आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, विल गो फ्रॉम ए टू बी। जब ए से बी जाते हैं, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, जब ए से बी जाते हैं, ओके, तो ए एंड बी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, पी। नॉर्मली हम लोग R1 R2 ऐसा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, उसको पी बोला है। ओके, सो ए एंड बी के बीच में पी है, और पी में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1। लेकिन जो डायरेक्शन में हम लोग ट्रेस कर रहे हैं ए से बी, सेम डायरेक्शन में I1 भी फ्लो हो रहा है। ऐसे केस में हम लोगों ने कन्वेंशन क्या लिया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा P दैट इज इक्वल टू I इंटू आर दैट इज इक्वल टू I1 इंटू पी, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी से डी जाते हैं। बी से डी कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई जी। किस में से फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी। देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है, ओके, ये हम लोग आगे अभी जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें सीखने वाले हैं। वो कॉइल का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, दैट इज व्हाट, कैपिटल जी। ओके, एनीवे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई जी इंटू द रेजिस्टेंस विच इज व्हाट, जी। लेकिन आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो बी से डी, वही डायरेक्शन में जो आई जी है वो भी वैसे ही फ्लो हो रहा है बी से डी। तो अगेन आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एक नेगेटिव साइन यूज करोगे। अब लास्ट जो है बी से डी आप जा चुके हो, अभी डी से ए। डी से ए जब आप जाओगे, तो डी से ए जाते वक्त, ओके, ये ध्यान देना है आप लोगों ने, डी से ए जाते वक्त जो करंट I2 है इट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो किस में से पास हो रहा है, एस में से। एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो सबमिशन आई आर खत्म हो चुका है, सबमिशन ई है ही नहीं, कोई ईएमएफ सोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा प्लस 0 ले लेते हैं, इज इक्वल टू वॉट, 0। दिस इज बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा I2 इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू पी प्लस IG इंटू जी। ये आ रहा है आपको समझ में, ओके। लेट अस से दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 पहले ही दिया हुआ है हम लोगों ने। अब बात आती है अगले लूप की, तो मैं बोलूंगा अगेन बाय KVL इन लूप। अब मैं सेकंड वाला छोटा लूप लूंगा, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ओके, सबमिशन आई आर प्लस सबमिशन ई इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैं लगा देता हूँ सबमिशन आई आर,
तो B एंड C के बीच में क्या फ्लो हो रहा है? ओके, I1 डैश, बराबर है। B एंड C के बीच में I1 डैश फ्लो हो रहा है, और किस में से फ्लो हो रहा है? रेजिस्टेंस Q। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, I1 डैश की जगह पे डायरेक्टली लिखता हूँ I1 माइनस IG, ओके, इनटू, लेट अस से वी कैन, यहाँ पे मैं ऐसे बोल देता हूँ, इनटू कौन सा रेजिस्टेंस आएगा? Q। और आप जो डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, आप जो डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो B से C, सेम डायरेक्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं? करंट I1 डैश भी फ्लो हो रहा है, यानी I1 माइनस IG भी वैसे ही फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? नेगेटिव साइन। फिर आप जब C से D जाओगे, तो C से D जाते वक्त I2 डैश जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और किस में से फ्लो हो रहा है? रेजिस्टेंस R में से फ्लो हो रहा है। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा प्लस I2 डैश, लेकिन प्लस I2 डैश यानी क्या है? तो वो है आपका I2 प्लस IG इनटू R, बराबर है। ओके, उसके बाद आप B से C आ गए, C से D आ गए, अब D से B जाओगे। D से B जब आप जाओगे, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा करंट है? IG फ्लो हो रहा है, लेकिन आप D से B जा रहे हो। D से B जाते वक्त, ओके, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? IG, एंड IG इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू D। आप D से B जा रहे हो, लेकिन करंट कैसा फ्लो हो रहा है? फ्रॉम B टू D। तो आप अगेन क्या यूज करोगे? प्लस साइन यूज करोगे, दैट विल बी प्लस IG इंटू G। अब यहाँ पे EMF सोर्स तो नहीं है, तो अगेन क्या आएगा? दैट विल बी प्लस जीरो, यानी अगर कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा। इट इज इक्वल टू वॉट? जीरो। समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो। इसको रीअरेंज किया, ओके, तो आपको क्या मिलेगा फिर? I2 प्लस IG इंटू R, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे हम लोग, प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू, जो नेगेटिव टर्म है उसको RHS पे ले लेते हैं, I1 माइनस IG इंटू, ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं, प्रॉपरली फिट हो जाए, I1 माइनस IG इंटू Q। ओके, लेट अस से दिस इज योर रिजल्ट नंबर। अब इस साइड का जो पार्ट है ना, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, इरेज दिस पार्ट, इनफैक्ट ये भी इरेज कर देता हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है ये। ओके, तो मैं ऐसे बोलूंगा, अब यहाँ पे जो भी हम लोग इक्वेशन स्टडी करेंगे ना, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए स्टडी करने वाले। ओके, एंड दैट कंडीशन इज व्हाट? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन यानी क्या है बेसिकली? हम लोग बोलते हैं कि P कॉमा Q कॉमा R कॉमा S, ओके, आर सिलेक्टेड, यानी PQRS की वैल्यू इस तरह से है कि हम लोगों ने उसको ऐसा सिलेक्ट किया है और उसको इस तरह से अरेंज किया है, एंड अरेंज्ड, कि हम लोग बोलेंगे, अभी आप देखो, ये PQRS का जो अरेंजमेंट और सिलेक्शन है वो इस तरह से है, ओके, कि वी कैन से VB एंड VD, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D, ये इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या है? ये बैलेंस्ड है। VB एंड VD ये बैलेंस्ड है। भाई अगर दो पॉइंट सेम पोटेंशियल के हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल। और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। करंट कब फ्लो होगा? कन्वेंशनल करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी कब फ्लो होंगे? व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब VB इज इक्वल टू VD, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जो IG है उसका वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू 0। और यदि अगर IG इक्वल टू 0 हो जाता है, दिस इज फॉर व्हाट? फॉर बैलेंस कंडीशन। अगर IG का वैल्यू 0 हो जाता है, तो मैं बोलूंगा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? ऐसा बोलता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ओके, I2 इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू डी। समझे आपको? देखो IG का वैल्यू तो 0 है, अगर IG का वैल्यू अगर 0 है, तो IG इंटू जी क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 0। तो आपके पास रहेगा क्या? I2 इंटू एस इज इक्वल टू I1 इंटू पी।
वही मैंने लिख दिया, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब अगला वाला इक्वेशन देखते हैं। ओके, सॉरी, इसको इक्वेशन 3 नहीं बोलेंगे, इक्वेशन 3 यूज किया हुआ हम लोगों ने, लेट अस से विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 को देखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 यदि IG का वैल्यू 0 डाल दी तो मेरे पास क्या रहेगा, देखो पहले ये LHS को देखते हैं। IG का वैल्यू 0 डाल दिया तो आपके पास रहेगा I2 प्लस 0 इंटू आर। I2 प्लस 0 यानी I2 एंड I2 इंटू आर क्या रहेगा, इट विल बी I2 इंटू आर प्लस IG इंटू जी। भाई ये IG इंटू जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो LHS पे एक ही टर्म बाकी रहेगा, दैट विल बी I2 इंटू आर। देखो ये IG 0 है, ये IG 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये IG 0 है तो ये सिंपली रहेगा I2 इंटू आर। दैट विल बी द ओनली टर्म left in LHS will be equal to I1 माइनस IG। अब IG का वैल्यू 0 है तो I1 माइनस 0 क्या होगा, इट विल बी I1 एंड I1 into Q will be I1 into Q. This will be your equation number 5. Can I say, okay, equation 4 divided by equation 5, okay, equation 4 divided by equation 5 will give you, okay, LHS divided by LHS, I2 cancel हो जाएगा, आपके पास रहेगा S upon R will be equal to RHS पे I1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा P अपॉन Q, और यू कैन से P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, सॉरी P अपॉन Q उल्टा लिख दिया मैंने, विल बी इक्वल टू S अपॉन R। इसको आप वापस थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्टरनेटो लगा के, यानी ये S इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और Q न्यूमरेटर में आ जाएगा। So P अपॉन S इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन R। ये जो दोनों ही मैंने इक्वालिटीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके, बोथ द इक्वालिटीज, यानी एक से ही दूसरी मिली हुई है एक्चुअली। दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क, ओके, टू ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन। अच्छा, आप पूछोगे सर ये कैसे समझेगा हमको कि बैलेंस कंडीशन है, एकदम सिंपल है, IG का वैल्यू 0 होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर IG का वैल्यू कैसे समझेगा कि 0 है, इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर लगाया अपन ने। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ओके, आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपने स्कूल में, ओके, वोल्ट मीटर या फिर एम मीटर ये देखा रहेगा, ओके, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, तब जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है, ओके। ये एकदम सिंपल एग्जांपल देखो, आप स्पीडोमीटर ले लो, गाड़ी का जो होता है ना स्पीडोमीटर, तो उसमें हम लोग बोले कि गाड़ी जब रेस्ट पे तो क्या दिखाता है, 0, यानी जब तक कोई उसको इनपुट नहीं मिलता है तब तक वो जो पॉइंटर है वो मूव नहीं होता है। अब वो पॉइंटर अगर मूव नहीं हो रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, वो माइक्रो एम्पियर तक भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, या माइक्रो एम्पियर तक सेंस कर सकता है कि हाँ कुछ करंट जा रहा है एंड इमीडिएटली इट विल शो सम डिफ्लेक्शन। तो अगर वो नहीं बता रहा है डिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या है, करंट का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, और रहा भी तो भी एकदम निग्लिजिबल है, जिसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस कंडीशन। एंड बैलेंस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं जो आप लोगों ने 4 रेजिस्टेंसेस सिलेक्ट की है तो जिसको क्वाड्रिलेटरल में लगाया व्हीटस्टोन नेटवर्क में, उसका कंडीशन आपको ये मिलेगा P अपॉन Q यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये रूल ध्यान में रखना है आपने, आपने फर्स्ट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू सेकेंड अपॉन एडजेसेंट, ओके, ऐसा जाना है, ठीक है। इस कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे जाते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये गलत है, ओके। आपका इक्वेशन आया है P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R एंड दिस इज नथिंग बट योर व्हीटस्टोन नेटवर्क। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जो आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है, लेट अस से आपको P का वैल्यू नहीं पता है, P इज द अननोन रेजिस्टेंस, ओके, यस, उसको मैं X बोल देता हूँ आपको, ठीक है, X तो नहीं पता है, तो X आपने A एंड B के बीच में लगा दिया, बाकी आप क्या करोगे, B एंड C, C एंड D एंड A एंड D के बीच में अलग अलग रेजिस्टेंस लगाते जाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। और जैसे जैसे आप ट्रायल एंड एरर करते जाओगे, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको मिलेगा X अपॉन Q विल बी इक्वल टू S अपॉन R। आप बोलोगे सर ये कैसे समझ में आएगा, जब गैल्वेनोमीटर आपको नल डिफ्लेक्शन बता रहा है। बैलेंस कंडीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ नल डिफ्लेक्शन,
ठीक है, यस। तो अगर वो नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब क्या है, एक्स अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अपने को इसको रीअरेंज करके मिलेगा एक्स इज इक्वल टू एस इंटू क्यू अपॉन आर। आपको एस का वैल्यू पता है, क्यू का वैल्यू पता है और आर का भी वैल्यू पता है, ठीक है। इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अब इसकी थ्योरी एक बार थोड़ा टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, ओके। तो ये आप लोगों ने खुद से एक बार पढ़ लेना है। देखिए यही दिया हुआ है आपको, जो मिलेगा P अपॉन क्यू इज इक्वल टू वॉट, एस अपॉन आर। हमें जो मिला था वो क्या मिला था, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। Yes, this is the condition for balancing the Wheatstone bridge. Okay, if any three resistance in the bridge are known, the fourth resistance can be determined using this equation. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, विल सी दिस एग्जांपल 9.4. At what value should the variable resistor be set such that the bridge is balanced? Okay, if the source voltage is 30 volt, okay, find the value of the output voltage across xy when the bridge is balanced. Okay, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। ये जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीजें पूछी हुई, ओके। पहली आपको ये पूछी हुई है कि जो अननोन रेजिस्टेंस क्यू है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ डायग्राम को। देखिए ये आपका क्या है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे है। तो ये जो ब्रिज था ना वो ऐसा था हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोगों ने वर्टिकल कर दिया, ऐसा घुमा दिया, समझा क्या। ये आपको आपके डायरेक्शन में बताता हूँ, ये ब्रिज ऐसा है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम लोगों ने ऐसा मूव कर दिया। तो आप उसको ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, रहेगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही, ठीक है। अब देखो पहला आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एट व्हाट वैल्यू शुड द वेरिएबल रेजिस्टर बी सेट सच दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए, ओके। तो मैंने आपको एकदम सिंपल बताया हुआ है, आपको एडजेसेंट वे में जाना है। तो आप बोलोगे क्यू अपॉन 4.4 इज इक्वल टू 1.36 अपॉन दिस, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस। कैसे, यहाँ पे भी हम लोगों ने ये यूज किया था, देखो P अपॉन क्यू, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बी एंड डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे बी एंड डी के बीच में कुछ है क्या, नहीं। लेकिन ये ऑर्डर देखो, Q अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1.36 अपॉन 300, ओके, यस। अब इसको चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे इसमें सॉल्व कर लेते हैं। आपको ना ये डायग्राम ही ऐसा बता देते बना के, वो क्लियर हो जाएगा। ए बी सी इस तरह से दिए हुए हैं। दिस इज क्यू, फिर 4.4 किलो ओम्स, 4.4 किलो ओम्स दैट इज नथिंग बट 4.4 इंटू 1000 यानी 4400 ओम्स, ओके। फिर ये दिया आपको 300 ओम्स, और जो अगला वाला दिया हुआ है इट इज 1.36 किलो ओम। 1.36 किलो ओम, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू 1360 ओम। 1.36 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला आपको, 1360 ओम, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर बी एंड डी के बीच में तो गैल्वेनोमीटर रहता है, ठीक है, यस, एनीवे। और यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स दिखा देते हैं हम लोग लाइक दिस, ओके। मैं पूरा डिटेल में तो ये डायग्राम नहीं बना रहा, ठीक है, फाइन। अब तो बेसिकली ये डायग्राम हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है पूरा, ओके। अब ऐसा समझ लो कि ये हमारा कुछ इस तरह से था, पॉइंट ए इधर है, ये आपका रेजिस्टेंस पी है, फिर ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है, ये आपका अगला रेजिस्टेंस है, दिस वाज पी, ओके, दिस वाज क्यू, ठीक है। ये शायद आपका डायग्राम देख लेते हैं, पी क्यू आर एस,
ये आपका R था और ये S था, और B एंड D के बीच में हम लोगों ने क्या लगाया था, एक गैल्वेनोमीटर लगाया था, बराबर है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ना आपका क्वाड्रिलैटरल ABCD, ओके, यस। तो इसमें क्या किया हुआ है उन लोगों ने, सिंपली ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ये जो ABCD है, ओके, यस। तो इसमें आपका पॉइंट ए इधर है, या फिर इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, लेट अस से दिस इज योर ABCD, ओके, ये वाला आपका पॉइंट है। इसको इन्होंने क्या किया है, इस तरह से कर दिया सिंपली, यानी पूरा जो हमारा डायग्राम है उसको उन्होंने ऐसे कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू S अपॉन R, सेम लॉजिक से हम लोग बोलेंगे यहाँ पे A एंड D के बीच में क्या है, Q, तो मैं बोलूँगा Q अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 1.36 किलो ओम अपॉन दिस। तो ये आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, Q अपॉन 4.4 किलो ओम, इसको मैं बोलूँगा 4400 ओम, विल बी इक्वल टू 1.36 यानी 1360 अपॉन, ओके, ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 300, ओके। therefore Q will be equal to what, 4400 into 1360 अपॉन 300, ओके, ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल, ओके। तो अभी इसके बाद ओके हम लोग ये काम करेंगे, ये जो 3 है, ओके, तो 1360 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 वॉट सा 3 4 12, रिमाइंडर 1, 3 5 15, ओके, रिमाइंडर अगेन 1, 3 3 9, रिमाइंडर 1, यानी ये 10 था तो 3 3 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट लिया 10 हो गया, सो इट इज गोइंग टू बी 453.33 रिकरिंग, ओके। तो ये कॉन्स्टेंटली रिकरिंग सीरीज आपको मिलेगी। फिलहाल हम लोग सिर्फ दो डेसिमल ये करते हैं, और फिर 44 इंटू 453.33, ओके। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे ना, विल मल्टीप्लाई, तो दिस गोइंग टू बी 44 थ्री ज़ा, ओके, 44 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, 40 थ्री ज़ा 120 प्लस 12 132, यानी ये आपका आ जाएगा 2 कैरी 13, अगेन 44 थ्री ज़ा, so 44 threes are 132, 132 plus 13, okay, 135, 145, okay, let us say 14 carry, 44 threes are, okay, 132, 132 plus 14, that is going to be 146, 44 fives are, okay, 44 fives are कितना हो जाता है 220, 220 plus 14, that is going to be 236, 220 plus 14 ना, that is going to be 234, 236 नहीं रहेगा, 44 फाइव इट इज 220, 220 प्लस जो 14 कैरी किया दैट इज गोइंग टू बी 234, बराबर है, इट इज गोइंग टू बी 23, एंड 44 फोर्स दैट इज गोइंग टू बी 176, okay, 176 प्लस 23 दैट इज गोइंग टू बी 179, 199, ओके। तो आपका जो आंसर आएगा 19946, ओके, और दो डेसिमल है, तो इस तरह से कुछ आपका आंसर आएगा 19947 ओम अप्रोक्सीमेटली, ओके। इसको राउंड अप कर दिया हम लोगों ने। एक बार टेक्स्ट बुक के साथ चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है दैट इज 19.94 इंटू 10⁻3, ठीक है, यस। तो ये आंसर भी क्या है, ओके, इट इज एक्सेप्टेबल। आप 19.94 ले लो, okay? या फिर आप इसको 19947 भी लिया, ओके, यस, तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो 19.94 इंटू 10⁻3, तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर आएगा 19.94 इंटू 10⁻3 इज नथिंग बट इक्वल टू 19940, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है, इसलिए हमारा आंसर 19947 आ रहा है, ठीक है। एनीवे, आई होप यहाँ तक क्लियर है, लेकिन आपको पूछा क्या उन्होंने, ओके, वो हमें देखना है कि at what value should the variable resistor be set such that the bridge is balanced, okay। हम लोग बोलेंगे कि
यहाँ पे जो आंसर दिया उन्होंने 19.94 इंटू 10⁻3, इसके बाद उन्होंने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर्म भी बोला हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर्म यानी क्या? तो बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है, ए से लेके डी एंड सी ये अपने आप में एक आर्म है। ओके, तो ये जो आर्म है, ओके, उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बोल रहे इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, इसका मतलब बी एंड डी क्या है? ओके, इक्वल पोटेंशियल पे। एंड बी एंड डी अगर इक्वल पोटेंशियल पे, तो ऐसे केस में इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्टली जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म, ओके, एडीसी, that is going to be 19940 plus 4400, that is going to be 24340। हम लोगों का जो आंसर है that is 19947 प्लस 4400, तो हमारा आंसर जो आएगा that will come as 24347। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें एक और बात है कि यहाँ पे उन्होंने ना काफी घुमा फिरा के एक आंसर निकाला हुआ है। ओके, आपको क्या पूछा हुआ है? फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, यानी वोल्टेज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। ओके, तो आपने टेक्स्ट बुक के मेथड से नहीं गए तो भी चलेगा। देखो, ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला है ना, इट इज फॉर बैलेंस कंडीशन। उन्होंने दिया हुआ है फॉर बैलेंस कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। बट बैलेंस कंडीशन में आप लोगों ने एक और बात ध्यान में रखना है। ओके, जो पॉइंट बी एंड पॉइंट डी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में नॉर्मली वी कनेक्ट व्हाट, गैल्वेनोमीटर। और बैलेंस कंडीशन में आईजी का वैल्यू क्या होता है? शून्य। आईजी का वैल्यू शून्य रहता है, इसका मतलब क्या? वीबी इज इक्वल टू व्हाट, वीडी। और इफ वीबी इज इक्वल टू वीडी, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? लेट अस से वीबी के पास पॉइंट एक्स है एंड वीडी के पास पॉइंट वाई है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स वीएक्स इज इक्वल टू व्हाट, वीवाई। एंड इफ वीएक्स एंड वीआई आर इक्वल, वीएक्सवाई will be equal to what, 0। In a potential difference between point x and point y, or point y and point x, it is going to be what, 0। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, 0। तो डायरेक्टली आप ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली सिर्फ इतना बताना है कि इन बैलेंस कंडीशन पॉइंट पी एंड पॉइंट डी दे आर इक्वी पोटेंशियल। और जब वो इक्वी पोटेंशियल रहते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि उनके बीच में कोई भी वोल्टेज रहेगा ही नहीं या पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, 0। आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है, काफी घुमा फिरा के इसको सॉल्व करके दिया हुआ है। ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म भी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, आपका आंसर यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, मैंने बीच में जो पॉज लिया था वो इसलिए लिया था, ये देखने के लिए उन्होंने टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाला है, बट उसका कोई जरूरत नहीं है। ओके, उन्होंने यहाँ पे भी अगर आंसर दे दिया रहता तो भी ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम खत्म हो गया रहता। हाँ, रही बात सेकंड पार्ट ऑफ द सम, तो उन्होंने पूरा सॉल्व करके ओके, वी आउटपुट का वैल्यू क्या निकाला है, 0 वोल्ट, जो कि आप डायरेक्टली भी ओके निकाल सकते हो। सिंपली एक स्टेटमेंट देना है कि हम लोगों ने जो क्यू का वैल्यू निकाला है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यू का, ओके, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यू हैज बीन सॉल्व फॉर बैलेंस कंडीशन। ओके, क्योंकि दिया हुआ यहाँ पे व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तब हम लोग उसको सॉल्व करके निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें हम लोग बोलेंगे व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, बी एंड डी के बीच में हम लोग बोलेंगे देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस एक्स एंड वाई के बीच में भी देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यस। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो एक बार आप टेक्स्ट बुक के भी मेथड से जा सकते हो। ठीक है, यस, उन्होंने ओम्स लॉ यूज किया है। ओके, यस। एनीवे, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, so figure 9.4 shows a basic circuit diagram of Wheatstone bridge. However, in practice the circuit is used in different manner. Okay, अब जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले PQRS का जो डायग्राम देखा था, ओके, वो PQRS का जो डायग्राम है ना, उसको Wheatstone नेटवर्क बोलते हैं या Wheatstone ब्रिज बोलते हैं। लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल एप्लीकेशन हम लोग अभी देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मीटर ब्रिज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, Wheatstone मीटर ब्रिज। ओके, यस, हम लोग क्या बोलेंगे, Figure 9.4 is a basic circuit diagram of Wheatstone bridge. However, in practice, the circuit is used in different manner. In all the cases, it is used to determine some unknown resistance. Few application of Wheatstone bridge circuits are discussed in the following article. पहला वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं, it is called as meter bridge, or it is also called as what, Wheatstone meter bridge. ठीक है, अब ये exactly क्या है, कैसा है, ठीक है, उसका मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम ही बना के बताता हूँ। ठीक है, पहले तो ये पार्ट जो है इसको मैं क्या करूँगा, क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले
ओके, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज ये डायग्राम बनाते हैं वक्त, ओके, आपको ध्यान में रखना है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, ओके, इट डिपेंड्स ऑन व्हीटस्टोन नेटवर्क ओनली, यानी सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या है अलग है। अब वो कंस्ट्रक्शन अलग है तो कैसे है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 3 अलग अलग कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ओके, और ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना, आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से देखना है इसको। ये 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं देयर इज अ अननोन रेजिस्टेंस, इसको आप एक्स बोल सकते हो या आपको बोलना है इसको पी भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक नोन रेजिस्टेंस रहेगा, लेट अस से जो नोन रेजिस्टेंस है इसको आप आर बोल देते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स रहेंगे, ओके, ये 2 पॉइंट्स के बीच में, तो लोग स्ट्रेट लाइन से छोड़ देते हैं, okay? तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, व्हाट विल से इज कि इट इज कनेक्टेड बाय अ कॉपर वायर, यूनिफॉर्म कॉपर वायर, यूनिफॉर्म यानी क्या, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यस। लेट अस से अगर मैं टेक्स्ट बुक के डायग्राम के हिसाब से जाऊं तो इसको हम लोग ए बी बोल देते हैं, ये पॉइंट को सी बोल देते हैं, ठीक है। ये वो आपका पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए बी इज अ वायर, ओके, जिसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 1 मीटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए से एक और कनेक्शन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका ईएमएफ सोर्स रहेगा, देयर विल बी अ प्लग की, डिपेंडिंग जो अरेंजमेंट जो अवेलेबल की रहेगी, और यहाँ पे एक हम लोग रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे, ओके, लाइक दिस। तो इसका मेन काम क्या है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी ईएमएफ सोर्स है यहाँ पे, ओके, तो अगर मेरे को ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या वोल्टेज का वैल्यू कम करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ये जो रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है आर एच, ये हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ये रेजिस्टेंस अगर मैंने वेरी किया तो ए एंड बी के बीच में का भी हम लोग क्या बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, वेरी होगा। एनीवे यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा सी है, ओके, यहाँ से एक वायर निकलती है लाइक दिस, विच इज कनेक्टेड टू व्हाट, अ गैल्वेनोमीटर, ओके, अच्छे से दिखा दो, इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस क्या है जी, और जो सेकेंड एंड है, यानी गैल्वेनोमीटर का एक पोर्ट इसको कनेक्टेड है, और एक जो पॉइंट है वो हम लोग वायर ए बी को टच करते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट डी। अब वो जो पॉइंट है जो गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू द वायर ए बी, हम लोग बोलते हैं उसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे टाई नहीं करते थे, इट इज कनेक्टेड टू अ जॉकी, जॉकी ये ने क्या है, ओके, पहले तो उसका स्पेलिंग बता देता हूँ मैं, ओके, यस, कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी बोला हुआ है, जॉकी, JAWKEY, इन मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको यही मिलेगा, JOCKEY। जॉकी एग्जैक्टली है क्या, ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि जॉकी में एक ग्रूव रहता है, एक स्लॉट रहता है, जो वायर के ऊपर से क्या हो सकता है, मूव हो सकता है लाइक दिस, ये देखो इस टाइप का एक स्लॉट रहता है, या आप उसको आप नॉच भी बोल सकते हैं, ये इस तरह से मूवेबल रहता है वायर के ऊपर, यानी स्लाइड हो सकता है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, यस, इसको मैं थोड़ा और सिंपल इसमें ऐसे दिखा देता हूँ, ये पॉइंट आपका डी रहेगा, ठीक है। अब ये जो चौकी है वो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मूव इट लाइक दिस, ओके, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि ये जो डायग्राम है ये व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा कैसे है, ओके, तो पहली बात हमारा व्हीटस्टोन नेटवर्क का डायग्राम मैं बना लेता हूँ, वो कुछ इस तरह से था,
ये आपका गैल्वेनोमीटर है, जैसे ये पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका सी हो गया और ये पॉइंट आपका डी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ की, जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखो व्हीटस्टोन नेटवर्क मैंने राइट साइड पे बनाया हुआ है। अब आप कंपेयर करो पॉइंट ए एंड सी के बीच में क्या है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका अननोन रेजिस्टेंस एक्स होता है। देखो पॉइंट ए एंड सी के बीच में मैंने अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगा के रखा है, जिसको हम लोग पी भी बोलते हैं यहाँ पे। और फिर सी एंड बी के बीच में क्या है, सी एंड बी के बीच में, ओके, हम लोग बोलते हैं देयर इज अ नोन रेजिस्टेंस आर। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बेसिकली है क्या, तो एक वुडन बोर्ड के ऊपर ये 3 कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये सब क्या है, दीज आर कॉपर स्ट्रिप्स, ओके। और ये कॉपर स्ट्रिप्स को क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है, सच दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट विल बी 1 मीटर, ठीक है। और ये जो वायर है ना, ओके, वो वायर के नीचे एक स्केल भी है, दैट इज फॉर मेजरमेंट, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप बोलोगे सर व्हीटस्टोन नेटवर्क में 4 रेजिस्टेंसेस है, एक्स आर, या फिर जिसको हम लोग पी आर लेटर से, इसको मैंने बोल दिया एस और इसको बोल दिया क्यू। आप बोलोगे नहीं सर ये कुछ तो भी अलग था, इसको पी बोला आपने, इसको क्यू बोलो, इसको जो भी है, मैंने इसको रैंडमली अभी नेम कर दिया। लेकिन मुझे ये पैटर्न पता हुआ है कि ये जो पैटर्न है वो कैसा है, पी अपॉन आर इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू। नेमिंग कैसा भी हो, आपको ये ध्यान में रखना है, पी अपॉन आर, सपोज यहाँ पे क्यू रहा तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर, जो भी है। लेकिन अभी मैंने इसको आर बोला, इसको एस बोला, इसको क्यू बोला, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये एक्सप्लेन करो, तो मैं बोलूंगा देखो हमारे पास भी 4 पॉइंट्स हैं, ए बी, ए एंड बी के बीच में क्या लगाया हुआ है, ईएमएफ सोर्स। यहाँ पे देखो ए एंड बी के बीच में क्या लगाया हुआ है, ईएमएफ सोर्स। आप बोलोगे सर रियोस्टैट नहीं है, यहाँ पे लगा दो रियोस्टैट, क्या फर्क पड़ता है, ओके। यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में ये एक हम लोगों ने ईएमएफ सोर्स ई लगाया हुआ है। पॉइंट ए एंड सी के बीच में क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। देखो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये कॉपर स्ट्रिप है, लेकिन यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है। पॉइंट सी एंड पॉइंट बी के बीच में क्या है, सो पॉइंट सी एंड पॉइंट बी के बीच में नोन रेजिस्टेंस आ रहा है। पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के बीच में क्या है, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, इधर भी क्या है, गैल्वेनोमीटर है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप बोलोगे सर पॉइंट ए एंड पॉइंट डी के बीच में एस है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ए एंड डी के बीच में सिर्फ वायर है, एंड पॉइंट बी एंड डी के बीच में क्यू है, यहाँ पे भी पॉइंट बी एंड डी के बीच में सिर्फ अ पोर्शन ऑफ वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले जो ए एंड डी है ना, ओके, इसको मैं बोल देता हूँ, लेंथ को बोल देता हूँ L1। क्या बोल दिया मैंने इसको, L1। तो जो डी एंड बी रहेगा दैट विल बी वॉट, 100 माइनस L1। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। 100 माइनस L1 क्यों, तो अगर मैं L1 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, ओके, लेट अस से मैं बोलता हूँ कि ए बी जो है पूरा, ए बी इज 100 सेंटीमीटर और उसमें ए डी जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो डी बी कितना होगा, 70 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है वहां पे, 100 माइनस L1। अगर मैं इसको मीटर्स में लेता हूँ तो मेरा आंसर रहेगा 1 माइनस L1। लेकिन अभी हमारा L1 किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है, यस। यहाँ पे लिख देता हूँ L1 इज इन सेंटीमीटर। L1 अगर मीटर में रहा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 माइनस L1, क्योंकि ए बी का लेंथ कितना है, 1 मीटर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये एस एन क्यू कहाँ पे, तो मैं बोलूंगा कोई भी वायर जिसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है, ओके, इट इज एक्चुअली एबल टू गिव सम रेजिस्टेंस। यानी ये जो पार्ट ऑफ वायर है ना एडी, दिस पार्ट ऑफ वायर एडी will act as resistance S and the remaining part dB will act as resistance Q, ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हो S के जगह पे क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, और DB के जगह यानी हम लोग बोलेंगे Q के जगह पे क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर DB। ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन आप बोलोगे फिर भी सर समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम सिंपल है, देखो कोई भी कंडक्टर है ना, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सम रेजिस्टेंस, बस वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं।
एक अलग से रेजिस्टेंस फिट करने से अच्छा हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एडी है और डीबी जो है, ओके, उसके जो लेंथ मिलेंगे वही लेंथ क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर पॉइंट डी जो है वो पॉइंट डी फिक्स रहने वाला है क्या? नहीं। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम लोग ये एक्सपेरिमेंट काय के लिए कर रहे हैं, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, यस, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। पूरे कनेक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंट ए से जो कॉपर स्ट्रिप है उसके एक पॉइंट को हम लोगों ने पॉइंट सी को कनेक्ट किया। लेट अस से ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं एम बोल देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट को मैं एन बोल देता हूँ, इसको मैं ओ बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यानी वो किसके जैसा एक्ट करेगा, पी जैसा। यहाँ पे मैंने नोन रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जो आर जैसा एक्ट करेगा। ये आपको समझा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे की के इंसर्ट कर देंगे, यानी अभी क्या होगा, पूरा सर्किट जो रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, उसमें से डायरेक्ट करंट फ्लो होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको व्हीटस्टोन कंडीशन चाहिए, तो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अभी आप बोलोगे सर जो लास्ट डायग्राम था ना उसमें यहाँ पे पॉइंट बी था, कोई भी हो, गैल्वेनोमीटर के जो भी दो पॉइंट्स है ना वो इक्वी पोटेंशियल होने चाहिए। नेमिंग इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं वो बिना बात के कंफ्यूज हो गए, सर आपने ना जो पिछला वाला डायग्राम था ना तो उसमें आपने ये जो पॉइंट लिया था उसको बी लिया था और ये पॉइंट को डी लिया था, अभी आप सर इसको चेंज क्यों कर रहे हैं? भाई इतना ध्यान में रखो, डायग्राम को ध्यान से देखो। गैल्वेनोमीटर क्या आना चाहिए, वहां पे रीडिंग जीरो आनी चाहिए, ना आईजी का वैल्यू क्या होना चाहिए, शून्य। तो आईजी का वैल्यू शून्य, ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आईजी अगर शून्य है इसका मतलब क्या है, वीसी इक्वल टू वीटी, यानी ये बैलेंस कंडीशन है, नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। सेम आपको करना है, जैसे ही आप की इंसर्ट करोगे, ओके, और आरएच का वैल्यू आप क्या करोगे ना, एक सेट करके रखोगे, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, आरएच का वैल्यू आप मीडियम लेवल पे रखोगे ताकि करंट आई का वैल्यू, यहाँ पे जो करंट आई फ्लो होने वाला है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। क्यों? अगर उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया तो ये जो आई है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। लेट अस से इधर से जो जाएगा वो आई वन रहेगा और इधर से जो रहेगा आई माइनस आई वन रहेगा। तो आई का वैल्यू अगर ज्यादा रहा तो आई माइनस आई वन का भी वैल्यू ज्यादा रहेगा, उससे ये वायर बर्न भी हो सकती है, वायर ए भी। तो हम लोग क्या करते हैं, आर एच जो है उसका फंक्शन क्या है, आर एच को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि आई का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रहे। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, हम लोगों ने की इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो जॉकी है, यानी जो पॉइंट डी है, उसको मैं, ये हमारी वायर ए बी है, उसको मैं अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा, टच करूंगा। कनेक्ट करने से अच्छा मैं ऐसे बोलूंगा टच करूंगा। ओके, यस। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको पॉइंट ए पे टच करूंगा। जब पॉइंट ए पे टच करूंगा ना तो गैल्वेनोमीटर मेरे को एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर मैं उसको क्या करूंगा, 100 सेंटीमीटर आगे जाके पॉइंट बी पे टच करूंगा, तब गैल्वेनोमीटर मेरे को एक्जैक्टली अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यानी एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला रूल है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे पहले जॉकी टच करेंगे जिससे आपको एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेटअप है वो सही है। क्यों एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन मिलते हैं वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी आपको समझ में आया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे टच करके देख लिया है, फिर पॉइंट ए से हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे एंड विल टच ऑन वेरियस पॉइंट। जैसे जैसे आप पॉइंट बी से, ओके, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा पॉइंट ए से आप बी के तरफ मूव होना चालू करेंगे, धीरे धीरे आप अलग अलग इस पर टच करेंगे। जो गैल्वेनोमीटर एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन दिखा रहा था ना, धीरे धीरे वो जीरो रीडिंग के पास आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग ऐसा गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं जो कुछ इस तरह से है। ये जो आपका रीडिंग रहेगा ना वो जीरो रीडिंग रहेगा, ये 10 रहेगा, ये 20 रहेगा, ये 30 रहेगा, जो भी है, ये मे बी 90 रहेगा, ये आपका -10 रहेगा, -20, एंड दिस विल बी -90। माइनस यानी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सर्किट में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जैसे हम लोग सोच रहे हैं। तो ये माइनस में नहीं रहता है, ओके, ये भी प्लस में ही कैलिब्रेशन रहता है। बस ये आपको ये बताएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब आप ए से लेके बी तक अलग अलग पॉइंट पे टच करते जाते हो, ओके, तो एक रैंडम पॉइंट बीच में ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट, रैंडम नहीं बोलना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा, ओके, दैट विल बी पॉइंट डी।
अभी आप बोलोगे सर ये पॉइंट डी एग्जैक्टली मिडल में आएगा क्या? नहीं, हम लोग बोलेंगे पॉइंट डी ओके कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, बराबर है, कहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए ओके तो हम लोग आर की वैल्यू ऐसा सिलेक्ट करते हैं, ये वाली आर की वैल्यू, कि हमारा जो पॉइंट डी है, सिर्फ ये आर की वैल्यू नहीं, तो जो हमारा सेल ईएमएफ ई है ओके आर एच, ये सब वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा जो पॉइंट डी है ना दैट शुड कम बिटवीन 1/3 लेंथ ऑफ वायर एंड 2/3 लेंथ ऑफ वायर ओके। तो आप बोलोगे सर 1/3 एंड 2/3 ऑफ वायर, इसका मतलब क्या? हम लोग बोलेंगे 1/3 ऑफ वायर यानी 33 सेंटीमीटर एंड 2/3 ऑफ वायर, 2/3 ऑफ 100 सेंटीमीटर कितना हो जाता है? 100 सेंटीमीटर, सॉरी 2/3 ऑफ 100 सेंटीमीटर, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 2/3 ऑफ 100 सेंटीमीटर इज 66.67 यानी अप्रोक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर ओके। तो इतना एक्यूरेट नहीं ले से हम लोग क्या बोलते हैं, जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए। अभी आप पूछोगे पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी वो है जहां पे गैल्वेनोमीटर आपको नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये समझा आपको। पॉइंट ए पे शायद आपको एक्सट्रीम लेफ्ट दिखाएगा, पॉइंट बी पे एक्सट्रीम राइट दिखाएगा, और पॉइंट डी ऐसा पॉइंट है बिटवीन ए एंड बी जहां पे वो क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। टू गेट प्रॉपर रीडिंग it is essential that the null deflection point must be between 1/3 and 2/3, या फिर थोड़ा और कन्वीनियंट अगर हम लोग कंसीडर करें वैल्यू, इट शुड बी बिटवीन 30 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर ओके। यस, यहाँ तक क्लियर है। यानी पॉइंट डी पे आपको क्या मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस कंडीशन हुआ। तो अगर मैं बैलेंस कंडीशन यहाँ पे देखूं, व्हेन आई जी बिकम्स इक्वल टू 0, हमें क्या मिला था, P अपॉन R इज इक्वल टू वॉट, S अपॉन Q। लेकिन यहाँ पे P के जगह पे क्या है, X, R के जगह पे क्या है, R, S के जगह पे क्या है, RAD, एंड Q के जगह पे क्या है, तो हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर DB। अभी आप बोलोगे सर ये वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट डी है वो भी वेरिएबल हो सकता है, हमको पॉइंट डी पता नहीं है। तो जो एडी है वही फिक्स नहीं है, जो डीबी है वही फिक्स नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में एक कंसेप्ट सीखा था विच इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपको याद होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is directly proportional to the length of the wire okay, and it is inversely proportional to cross section area of the wire. If we remove the proportionality sign, हमें जो यहाँ पे मिलेगा that will be constant of proportionality which is called as rho, and this rho is nothing but specific resistance, rho into L upon A. Since we are saying the wire is uniform, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, थ्रू आउट उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। जैसे ये पेन है, आपको क्या दिख रहा है, यूनिफॉर्म है, कहाँ पे भी इसका डायमीटर ऐसा कम ज्यादा नहीं है, इट इज वॉट यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि डायमीटर बढ़ गया फिर कम हो गया, नहीं, इट इज थ्रू आउट यूनिफॉर्म। तो जब मैं बोलता हूँ एक मैं यूनिफॉर्म वायर लेता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड ए भी कांस्टेंट है। तो कैन आई से रो अपॉन ए इज व्हाट, कांस्टेंट, रो अपॉन ए इज कांस्टेंट। इफ रो अपॉन ए इज कांस्टेंट, कैन आई से ओके आर इज इक्वल टू के टाइम्स एल। इफ आर इज इक्वल टू के टाइम्स एल, कैन आई से, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस विल बी के टाइम्स लेंथ ऑफ एडी, बट लेंथ ऑफ एडी जो है, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसा पूरा, आर इज इक्वल टू के टाइम्स एल, तो ये हो जाएगा के टाइम्स लेंथ ऑफ एडी एंड के टाइम्स लेंथ ऑफ डीबी। के कैंसिल हो जाएगा, लेंथ ऑफ एडी इज नथिंग बट L1 एंड लेंथ ऑफ डीबी इज नथिंग बट 100 माइनस L1। अभी आप बोलोगे सर L1 कैसे मेजर करेंगे? एकदम सिंपल है कि अगर आप ये डायग्राम देखोगे, आपको दिखाता हूँ, इसमें आपने पीछे एक मीटर स्केल प्रोवाइड किया है 0 से 100 सेंटीमीटर, यानी जॉकी आप जहाँ पे भी रखोगे ना ओके, तो वो पॉइंट के एग्जैक्ट आपको स्केल के रीडिंग्स मिलेंगे। तो वो पॉइंट जे आपको, आपने 0 से डायरेक्टली पॉइंट जे पे जाना है,
यानी आपको मैं आपके डायरेक्शन में बताता हूँ, सॉरी, 0 से ओके, जैसे आपका ये पॉइंट जे है, ओके, तो 0 आपका ये साइड पे, 0 से 100, ओके, पॉइंट ए के पास 0, 0 से पॉइंट जे तक जाना है, ओके। आपको एग्जैक्टली जो मीटर स्केल नीचे कनेक्टेड है, वुडन स्केल रहता है मोस्टली, ओके, लकड़ी की ऐसी 100 सेंटीमीटर की स्केल रहती है, उस पर आपको रीडिंग मिल जाता है। और पॉइंट जे के एग्जैक्ट नीचे आप ऐसे बोल सकते हैं, आप पॉइंट डी कंसीडर कर सकते हो, ओके, यस। तो आपको ये मिल जाएगा एडी। लेटेस्ट से अगर आपका एडी का वैल्यू जो है इट इज वॉट 35 सेंटीमीटर, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 35 अपॉन 100 माइनस 35। व्हाट इज 100 माइनस 35? इट इज 65। तो ये हो गया 35 अपॉन 65 विच इज नथिंग बट 7 अपॉन 13, 7 5 13 5। तो आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 7 अपॉन 13 इंटू आर। अभी r जो इट इज नोन रेजिस्टेंस, लेट अस से r जो है, ओके, मैं बोलता हूँ इट इज 130 ओम्स। r जो है वो 130 ओम्स है, तो मैं बोलूँगा आपका x का वैल्यू कितना आएगा, इट विल कम एज 70 ओम्स। इस तरह से यूजिंग अ मीटर ब्रिज, ओके, वी एक्चुअली मेजर व्हाट द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, यस। तो आई होप आपको ये वर्किंग समझा है। अब टेक्स्ट बुक में एक बार हम लोग देख लेंगे, टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने वही दिया हुआ है, देखो, x अपॉन आर या x अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर डी बी, ओके। और टेक्स्ट बुक में जॉकी की जो स्पेलिंग दी हुई है, जो मैंने आपको पहली वाली स्पेलिंग बताई थी, JOCKEY, हाँ, कुछ बुक्स में आपको ना उन्होंने JAWKEY दिया हुआ है, ओके, लेकिन आपको जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना जॉकी, ओके, वही आपने क्या करना है, वही स्पेलिंग आपने यूज करनी है, ठीक है, यस। अगेन हम लोग बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एंड द जॉकी इज एट बैलेंस पॉइंट। ये क्लियर है, ठीक है, आई होप ये आपको समझा है। तो ये जो पार्ट है, ये आप लोगों ने क्या करना है, एक बार खुद से रीड कर लेना है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके, कल इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। एनीवे, जैसे हम लोगों ने बोला है आर इज इक्वल टू वॉट, रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, एक्स अपॉन आर विल बी इक्वल टू वॉट, आर ए डी अपॉन आर डी सी, रो इंटू एल एक्स अपॉन ए, रो इंटू एल आर अपॉन ए। अभी आप पूछोगे सर एल एक्स एंड एल आर क्या है, तो हम लोगों ने जिसको L1 बोला है ना, उन्होंने उसको LX बोला हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों ने इसको L1 बोला है, और ये जो है इसको 100 माइनस L1 बोला है। इन्होंने यहाँ पे इसको LX बोल दिया है और इसको LR बोल दिया, एक ही बात है भाई। हमने क्या है ना, बच्चे ये क्वेश्चंस के लिए भी ये उनको डाउट आ जाता है, सर आपने L1 लिया है, टेक्स्ट बुक में LX बोला है, ओके, LX यानी क्या, तो लेंथ ऑन द लेफ्ट साइड, LR यानी क्या, लेंथ ऑन द राइट साइड। बट LX का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है, L1। LR का वैल्यू क्या होगा, कॉमन सेंस 100 माइनस L1। तो हम लोगों ने डायरेक्टली ये मेन इक्वेशन निकाला हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यस। तो वही दिया हुआ है, x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर, ठीक है, यस। नोइंग द वैल्यू ऑफ आर, एल एक्स एंड एल आर, द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, यस। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग क्या करते हैं, ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है मीटर ब्रिज का, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, ओके, वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, यस। इनफैक्ट हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग ये एक बार थोड़ा सा वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, यस। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, वो देख लेते हैं, चलो, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विल स्टॉप, ओके। टू रेजिस्टेंस 2 ohm and 3 ohm are connected across two gaps of a meter bridge as shown in the figure. Calculate the current through cell when the bridge is balanced, okay, यानी bridge balance दिया हुआ है, okay, and the specific resistance of the material of the meter bridge wire, यानी हमको यहाँ पे रो भी निकालना है। Given the resistance of the bridge wire is 1.49 ohm and its diameter is 0.12 centimeter, okay। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, when the bridge is balanced, the resistance 2 and 3 ohm are in series and the total resistance is 5 ohm, okay। ये देखो ये वाला डायग्राम है आपका, ओके। क्या बोला हुआ है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वहां पे आपने 2 ओम लगाया और नॉन रेजिस्टेंस के इसमें क्या लगाया हुआ है, 3 ओम। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन में जो भी करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, आप लोगों ने कर्सर देखना है, ओके, वो 2 ओम से भी फ्लो होगा
लेकिन हम लोग बोलेंगे बैलेंस कंडीशन पे ये पॉइंट और ये नीचे का जो पॉइंट रहता है उसका इक्वी पोटेंशियल रहता है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यानी IG का वैल्यू क्या होता है, शून्य। अगर IG का वैल्यू शून्य है तो इसका मतलब क्या है, करंट 2 ओम से पास होगा एंड पूरा का पूरा करंट बाद में 3 ओम से जाएगा। तो ऐसे जाएगा, देखो ये करंट 2 ओम से पास हो गया और फिर 3 ओम से जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ओम एंड 3 ओम दे आर इन, ओके यू कैन से दे आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो 5 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको आया समझ में? ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट R1 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ओके, अब ये जो आपको ब्रिज वायर दी हुई है, जो 100 सेंटीमीटर की वायर है, ओके वो आपको कितना बोला हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज वायर इज 1.49 ओम एंड इट्स डायमीटर इज 0.12 सेंटीमीटर। ओके, यस, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमीटर, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, आपको ऐसा बोला हुआ है, let R1 be the resistance of the wire which is 1.49 ohm and R2 be the total resistance ऊपर का, तो वो कितना है आपका 2 + 3 that is going to be 5 ohm। यहाँ तक समझे आपको? अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कहना इसे, ये जो 2 ओम एंड 3 ओम जो है वो अपने आप में टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम हो गए, लाइक दिस। ओके, अभी गैल्वेनोमीटर दिखाएंगे ही नहीं हम लोग क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यस, ये आपका वायर है और जो वायर का रेजिस्टेंस है वो शायद मेरे ख्याल से 1.49 ओम लिया हुआ है। ठीक है, और आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई है, लाइक दिस, सेल कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि पॉइंट ए एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड बी में दो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पैरेलल में लगाए। ओके, तो ये जो मैं बोलूँगा 1/RAB विल बी इक्वल टू वॉट, 1/1.49 plus 1/5। Can I say 1/RAB will be equal to what, 5 plus 1.49 upon 5 into 1.49? Therefore, RAB will be equal to what, 5 into 1.49 upon 5 plus 1.49। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में देख लेंगे, कुछ बहुत टफ नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों ने ना मोस्टली यू शुड प्रीफर व्हाट, लॉग कैलकुलेशन। ओके, यस, 1.49 इंटू 5 अपॉन 1.49 प्लस 5, 1.49 इंटू 5 यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ओके इसको 1.5 पकड़ो, 1.5 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, 7.5, एंड 7.5 में से आप 0.05 सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आएगा 7.45। ओके, यानी न्यूमरेटर का वैल्यू आएगा 7.45 एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा 6.49। 7.45 अपॉन 6.49, ओके इट इज गोइंग टू बी 1.15 ओम। ये आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया ये। ओके, नाउ द करंट थ्रू सेल इज नथिंग बट, ओके वी से, जो आपका ईएमएफ है, फिर आप बोलोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करना है वायर का। ओके, मैं आपको बोलूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग निगलेक्ट करेंगे, मैं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा करंट क्या रहने वाला है, तो अगर मैं ईएमएफ का फॉर्मूला बोलूँ तो ईएमएफ आई इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू आर प्लस आर, लेकिन ये जो आर है ये टोटल रेजिस्टेंस है, आरपी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आर ए बी, स्मॉल आर को मैं निगलेक्ट करूंगा, सो कहना है आई इज इक्वल टू वॉट, ई अपॉन आरपी, दैट इज 2 अपॉन जो आपका आरपी का वैल्यू कितना आया था, केम एज 1.15। ओके, 1.15, ठीक है, और ये आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 1.74 ओम। ठीक है, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे पूछा क्या है, पहली बात, ओके कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, यानी आपने वो करंट निकाल दिया है, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ओके, हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अभी आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, देयरफॉर रो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। ओके, दैट इज आर इंटू ए का वैल्यू क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर विच इज 1 मीटर। ओके, यस, तो अभी इसका जो वायर का रेजिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है, वायर का रेजिस्टेंस कितना है 1.49 ओम। ओके, यस,
उसके बाद लेंथ 1 मीटर है और जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा 0.06, लेकिन 0.06 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने। ओके, सो 0.06 सेंटीमीटर। ओके, दैट मैन कन्वर्टेड इनटू मीटर। छोटे को आप जब बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0.06 इंटू 10⁻² मीटर। ये आपको आ रहा है समझ में, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बस आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। देयरफॉर रो इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू ए अपॉन एल। ए के जगह पे पाई आर स्क्वायर डाला है, यानी 1.49 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 0.06 इंटू 10⁻² का स्क्वायर अपॉन 1। ओके, ये जो आपका आंसर आएगा, तो अभी मैं आपको अगर इसको ओरली सॉल्व करने के लिए बोलूँ तो ये आपका आ जाएगा, दिस गोइंग टू बी, इसको 1.5 पकड़ लो, इसको 3.1 पकड़ लो। ओके, तो 15 3 45, यानी 4.6 के आसपास आना चाहिए। 4.6 इंटू, ओके, 0.06 को मैं 6 इंटू 10⁻² बोल देता हूँ, 6 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ओके, यानी ये आपका कितना हो जाता है, दिस विल बिकम 6 इंटू 36 इंटू 10⁻8। ओके, 36 इंटू 4.6। ओके, तो उसका कुछ तो भी आंसर आएगा। ओके, 168 के आसपास, 168 इंटू 10⁻8। ओके, एंड 168 इंटू 10⁻8 को ही उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1.68 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशंस जो है ना, चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। 1.49 इंटू 3.14 इंटू, ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 0.06 इंटू 10⁻² का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन, ओके, लेंथ कितना है 1, 1.49 इंटू 3.14। ओके, तो मैं बोलता हूँ अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, विल कम एज 4.6 या 4.7। ओके, यस, तो ये 4.7 आ गया, या 4.8 भी आ सकता है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, इंटू 0.06 इंटू 10⁻²। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 6 इंटू 10⁻4 का स्क्वायर हो गया ये। ओके, ये हो गया आपका 4.8 इंटू, दिस गोइंग टू बी 36। ओके, 36 इंटू 10⁻4 कितना हो जाएगा, 10⁻8, एंड 36 इंटू 4.8 यानी 36 इंटू 5 या 35 5 अगर मैंने निकाला तो इट इज गोइंग टू बी 168, यानी ये 170 के आसपास आएगा। ओके, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ये करूँ तो ये आपका आएगा 170 इंटू 10⁻8, विच इज नथिंग बट 1.7 इंटू 10⁻6। ओके, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, तो उसका यूनिट जो रहेगा दैट विल बी व्हाट, ओम इंटू मीटर। ये मैंने क्या किया ना, ओरली सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की है। ओके, यस, लेकिन आप लोगों ने ये जो पूरा है ये किससे करना है, लॉग कैलकुलेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, यस, अब ये एकदम सिंपल सम था, इसलिए मैंने डायरेक्टली ओके बुक में से आपको देख के बता दिया। आगे के सम्स जो है ओके वो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, यस, तो आज हम लोगों ने क्या किया है, वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ ओके व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन नेटवर्क ये नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसका जो एक्चुअल हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा है दैट इज व्हाट, मीटर ब्रिज। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस, तो ये एप्लीकेशंस भी एक बार आप लोगों ने खुद से एक बार देख लेना है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं।